ससुराल में चूना। लालचंद त्रिपाठी अपनी बेटी कुसुम के लिए वर तलाश कर रहे थे। वैसे तो लालचंद जी बड़े खुले विचारों वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी बार बार घर पर लड़के वालों को बुलाकर बिटिया का तमाशा बनवाना उन्हें कुछ उचित नहीं लगता था। इसलिए जब गांधी चौक में रहने वाले सूर्यकांत के यहाँ से उनकी बिटिया के लिए रिश्ता आया, तो उन्होंने लड़के वालों को अपने घर पर बुलाने की जगह बाहर रेस्टोरेंट में मिलने का डिसाइड किया। देखिए भाई साहब, हमारी तरफ से तो हाँ ही समझिए, लेकिन रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार हम आपके घर आना चाहेंगे। ऐसे घर परिवार देखे बिना तो रिश्ते तय नहीं किए जा सकते ना। जी जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आप लोग कल ही अपनी बिटिया के साथ हमारे यहाँ पधारिए। और भाई, बिटिया दे रहे हैं आप अपनी, आपको पूरा अधिकार है सब कुछ देख समझ कर तय करने का। सूर्यकांत जी के निमंत्रण के बाद अगले ही दिन लालचंद अपनी बेटी और पत्नी को लेकर उनके यहाँ पहुँच गए थे। देख रहे हैं जी, कितना बढ़िया बना रखा है 3 मंजिला घर। सच में कुसुम तो बड़ी किस्मत वाली है बेटा, खूब राज करना यहाँ। बाहर से किसी राजमहल सा सुंदर दिखने वाला त्रिपाठी निवास अंदर पहुंचते ही कुछ और ही कहानी कहने लगा था। दरवाजे से अंदर जाने पर एक बड़ा सा हॉल था, जो किचन और बाकी कमरों से भी कनेक्ट होता था। हॉल में अंदर एक पुराना सा सोफा पड़ा हुआ था और जगह जगह से दीवारों से प्लास्टर पपड़ी बनकर फूला हुआ था। अरे बेटा, ये कहाँ आ गए हम? बाहर से देखने में तो लग रहा था कोई राजमहल है, अंदर की हालत तो झुग्गी झोपड़ी से भी बुरी है। मैं ऐसे टूटे फूटे घर में अपनी बिटिया की शादी नहीं करने वाला। अरे पापा, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देख ही लेते हैं ना। कुछ देर तक औपचारिक बातें करने के बाद लालचंद जी और उनकी बेटी कुसुम को दीपक काफी पसंद आ गया था। वैसे लड़का तो मुझे भी बहुत पसंद आया है, पर इनके घर की हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। लालचंद धीमी आवाज में अपनी पत्नी और बेटी से बात कर रहे थे कि तभी टेबल पर रखी चाय और नाश्ते में ऊपर से पपड़ी बनकर चूना गिर पड़ता है। अरे रे रे, ये क्या हुआ? सारा चाय नाश्ता बर्बाद हो गया। अरे नहीं नहीं बहन जी, इसमें बर्बाद होने वाली क्या बात है। हमारे चाय नाश्ते में तो रोज ही चूना गिर जाता है। अरे अब आखिर कितने दिन तक खाने की बर्बादी करेंगे? हम लोग तो ऐसे ही झाड़ कर खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। अरे बहन जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये चूना है, कोई मिल्क पाउडर नहीं है जिसे झाड़ कर आप लोग खा लेंगे। आपको समझ में भी आ रहा है ये सब कितना खतरनाक है? नहीं नहीं, मुझे इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना। कल को आप लोग मेरी कुसुम को भी यही चूने वाला खाना खाने के लिए मजबूर करेंगे। अरे बड़े नाज से पाल कर बड़ा किया है मैंने उसे। अरे नहीं नहीं पापा जी, अब नाराज मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं है। हॉल की मरम्मत हम लोग कराने ही वाले हैं, बस कुछ अड़चन की वजह से काम रुका हुआ है। शादी से पहले हम लोग हॉल की पूरी मरम्मत करवा देंगे। हॉल को छोड़िए, चलिए मैं आपको अपना घर दिखा लाता हूँ। बस हॉल में ही थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी पूरा घर हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमें गलत समझ रहे हैं। दीपक के बार बार कहने पर लालचंद जी बाकी का घर देखने के लिए दीपक के साथ चल पड़ते हैं। दीपक एक एक करके उनको घर के सारे कमरे दिखाता जा रहा था। बेटा मानना पड़ेगा, घर तो वाकई काबिले तारीफ है आपका। फॉल सीलिंग, वेलवेट पेंट, वुडन वर्क सब कराया हुआ है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, जब पूरा घर इतना मेंटेन्ड है तो हॉल की हालत ऐसी क्यों कर रखी है भाई? ऐसी क्या दुश्मनी है उससे आपकी? अरे पापा जी, वो क्या है ना कि सबने अपनी अपनी पसंद के अनुसार अपने अपने कमरे तैयार करवा लिए, लेकिन हॉल में कोई ज्यादा बैठता नहीं ना, इसलिए उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, शादी से पहले ये हॉल एकदम चकाचक हो जाएगा। कुछ देर के बाद लालचंद वापस अपने घर को जाते हैं। पापा, मुझे दीपक काफी समझदार और फ्रेंडली लगी, मुझे ये रिश्ता पसंद है, आप हाँ कर दीजिए ना। अरे बेटा, मुझे तो लीचड़ लग रहे हैं ये लोग। अरे हॉल ही तो घर की शान होती है। गरीब आदमी भी अपने घर के हॉल को अपनी हैसियत के अनुसार सजा कर रखता है, और इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी ना होने पर भी बैठक की ऐसी हालत बनाकर रखी हुई थी। अरे पापा, बैठक का चूना देखकर रिश्ते पक्के होंगे या लड़की का चरित्र? मुझे दीपक अच्छा लगा, आप बात पक्की कर दीजिए बस। बेटी के कहने पर ना चाहते हुए भी लालचंद दीपक के साथ उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी में बस कुछ ही दिन का समय है, जल्दी से इस हॉल का काम खत्म करवा देते माँ। मैं आज ही 2 मिस्त्री भेजूंगा, आप उनसे पूरे काम का एस्टिमेट ले लेना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ले लूंगी। कुछ देर बाद 2 मिस्त्री आते हैं और पूरे कमरे में घूमकर अच्छे से उसका मुआयना कर लेते हैं। आंटी जी, बड़ी हालत खराब है आपके कमरे की। कितने साल से पेंट नहीं करा है इसमें, और पूरा प्लास्टर फुल गया है। पहले इसका ये पुराना प्लास्टर गिराएंगे, फिर नया प्लास्टर लगाकर आपकी दीवारें और छत तैयार करेंगे। सीलन भी है दीवारों में, इसलिए इस पर सीलन रोकने वाला वार्निश करके प्राइमर का 2 कोट होगा। 2 कोट पीओपी और फिर 2 कोट पेंट। हफ्ते भर का काम है।
हमारी मजदूरी मिलाकर इसमें कम से कम 50,000 का खर्चा आएगा। क्या कहा? 50,000? अरे अभी तो तू 50,000 बता रहा है। एक बार काम छिड़ जाए तो तुम लोग 2 गुने पैसे लगवा देते हो। मैं क्या जानती नहीं हूँ तुम लोगों की आदत है? ना ना ना, मैं किसी हालत में इतने पैसे इस हॉल में काम करने के लिए नहीं खर्च करने वाली। जैसा है वैसा ही ठीक है। तू जा, मुझे कोई काम नहीं करवाना। शाम के समय माँ, मैंने मिस्त्री भेजा था, क्या बताया उसने? कल से काम करने के लिए आ रहा है ना? अरे भगा दिया उसको मैंने। 50,000 का खर्चा बता रहा है इस जरा से कमरे में। और इन मिस्त्रियों की ना आदत मैं खूब जानती हूँ। अभी 50,000 बता रहा है, एक बार काम शुरू हो गया तो 36 तरह के और खर्चे बताएंगे। मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है। कोई जरूरत नहीं है इस हॉल में पैसा लगाने की। अरे माँ, इस हॉल की हालत तो देख लो। मेरा रिश्ता टूटते टूटते बचा है आपके इस चूने वाले हॉल की वजह से। कम से कम अब तो इसकी हालत सुधारने दो। शादी में 4 मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे? तो कहने दे जिसको जो कहना है। कोई हमें पैसे थोड़ी ना दे जाएगा। जितना रुपया इस कमरे में मैं लगाऊंगी इतने में तेरी बीवी के कपड़े आ जाएंगे। और मुझे ये बता, इस हॉल में बैठता कौन है? तू पूरा दिन लैपटॉप लेकर अपने कमरे में पड़ा रहता है। तेरे बाबूजी को बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है। और बची मैं या तो अपने कमरे में माला जपती हूँ या सत्संग में निकल जाती हूँ। इस हॉल में बैठने वाला है कौन जिसके लिए मैं लाख रुपए का खर्च करूं? दीपक अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माँ के तर्कों के आगे उसकी एक नहीं चलती और हॉल वैसा का वैसा ही रह जाता है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और शादी के बाद कुसुम दीपक के घर आ जाती है। दीपक, आपने तो वादा किया था ना, शादी होने तक आप इस कमरे का हुलिया सुधरवा देंगे, लेकिन अभी भी ये तो वैसे ही बुरे हाल में दिखाई दे रहा है। अरे यार, क्या बताऊं, मम्मी है ना, अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती। उनको ऐसा लगता है कि हॉल को ठीक करने में पैसा खर्च करना पैसे की बर्बादी है, क्योंकि हॉल में कोई बैठता नहीं है। ये क्या बात हुई दीपक? हॉल कोई सोने के लिए थोड़ी ना होता है। अरे कोई मेहमान घर में आते हैं तो उसे हॉल में सोफे पर ही तो बिठाया जाता है, अपने बेडरूम में थोड़ी ना ले जाएंगे। मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ कुसुम, लेकिन तुम भी समझती हो ना कि बड़े बूढ़ों को समझाना मतलब अपना सर दीवार में मारना। अरे उनके पास हर बात का जवाब है। क्या करूं माँ, मेरी बात समझ ही नहीं रही। अरे कुसुम बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ, अच्छे से लाली लिपस्टिक सब लगाना। हाँ, मैं चाहती हूँ जब मुंह दिखाए में पड़ोस की औरतें तुम्हें देखे तो उनका मुंह खुला रह जाए। सास के कहने पर कुसुम खूब अच्छे से मेकअप करके बढ़िया भारी भरकम साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और आकर हॉल में बैठ जाती है। अरे कृष्णा बहन, इतना गज भर का घूंघट कर रखा है, बहू का मुंह तो दिखाओ। अरे देखो भाई, आज के दिन बहू का मुंह देखने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है, तो बारी बारी से घूंघट उठाकर मुंह देखते जाओ और शगुन का लिफाफा थमाती जाओ। क्यों, ठीक कहा ना? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं ही बहू का घूंघट उठा देती हूँ। पड़ोसन जाकर जैसे ही कुसुम का घूंघट उठाती है, छत पर से चूने की एक बड़ी सी पपड़ी जाकर उसके सर पर गिर जाती है और उसका बाल से लेकर पूरा मुंह सब सफेद हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे कृष्णा, बहू का मेकअप कराने का ये कोई नया तरीका आया है क्या? एयर ब्रश मेकअप के बाद अब ये नया मेकअप आया लगता है, चूना पपड़ी मेकअप। देखो तो कैसा रूप निखर गया है दुल्हन का मेकअप के बाद। मुंह दिखाई के प्रोग्राम का तो सत्यानाश हो गया था। नई बहू का मुंह देखने की बजाय सारी औरतें अब कुसुम को देखकर ठहाके लगा लगा कर हंस रही थी, जिसे देखकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है और वो उठकर अपने कमरे में आ जाती है। दीपक, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें आज पहले दिन मेरा इतना अपमान करवा कर? तुम्हें पता भी है, पूरे मोहल्ले की औरतें मुंह दबा दबा कर मेरे ऊपर हंस रही थी। अरे आज तक दुनिया की कौन सी बहू की मुंह दिखाई इस तरह से हुई होगी? मुंह दिखाए में तो लोग बहू की तारीफ की कसीदे पढ़ते और यहाँ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इतनी अच्छी याद दी है ना आपने मुझे, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, इस घर में मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे गुस्सा छोड़ दो ना, कोई जानबूझकर तो नहीं किया ना किसी ने। शादी के 1 सप्ताह बाद। अरे यार, अपनी पोस्ट वेडिंग पार्टी कब दे रही है? ये पोस्ट वेडिंग पार्टी क्या चीज होती है? पोस्ट वेडिंग पार्टी मतलब शादी के बाद की दावत। अरे शादी में तो सभी लोग दावत देते हैं, शादी के बाद भी तो कभी अपने घर बुलाकर दोस्तों को चाय नाश्ता कराना चाहिए कि नहीं? अरे तो सीधा सीधा बोलना, मेरा ससुराल देखने का मन है तेरा। अच्छा ठीक है, सारे दोस्तों को लेकर कल तुम मेरे यहाँ आ जाना, वहीं तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी पोस्ट वेडिंग पार्टी। अब तो खुश ना? बहुत खुश, मैं समय से पहुंच जाऊंगी। अरे इस कीर्ति से वादा तो कर दिया यहाँ बुलाने का, लेकिन यहाँ अगर इन्होंने हॉल के दर्शन कर लिए तो इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा।
ऐसा करूंगी, हॉल की एंट्री में ही पर्दा लगा देती हूँ ताकि जो भी आए उसे हॉल दिखाई ना पड़े, और फिर मैं उन्हें सीधा अपने कमरे में ले जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन जब कुसुम की सहेलियाँ आती हैं तो वो उन्हें सीधा अपने कमरे में ले जाती है और उनको वहाँ बैठने के लिए कहकर चाय नाश्ता लगाने के लिए रसोई में चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर कुसुम कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी सहेलियाँ बिस्तर पर लेटी हुई हैं। अरे तुम यहाँ सोने आई हो क्या? उठकर बैठो ना। अरे यार, अब तो बेडरूम में बुलाएगी तो इंसान क्या करेगा? बेडरूम तो सोने के लिए होता है ना। तुम्हारे यहाँ मेहमानों को बेडरूम में ही बैठाते हैं क्या? यहाँ का ड्राइंग रूम कहाँ है? उसका किस काम के लिए इस्तेमाल करते हो भाई? अरे यार, जरूर वहाँ सोने जाते होंगे ये लोग। बड़े लोगों की ना बड़ी पसंद होती है। अरे ऐसी बात नहीं है, ड्राइंग रूम है लेकिन वहाँ काम चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने कमरे में ले आई। कुछ दिन बाद, मम्मी जी पापा जी आइए, खाना खा लीजिए। तो थाली में परोस दे बेटा, हम आ ही रहे हैं। कुसुम सास ससुर और पति का खाना थाली में परोसने के बाद रसोई में पानी लेने के लिए चली जाती है। कुछ मिनट के बाद जैसे ही वो टेबल के पास आती है तो देखती है कि टेबल पर रखे खाने में छत से टूटकर प्लास्टर गिर गया है। मैंने पूरे 2 घंटे तक रसोई में खड़े होकर खाना बनाया था, सब बर्बाद हो गया। अब क्या मैं फिर से खाना बनाऊं, या आज भी आप वही कहेंगी मम्मी जी कि झाड़ कर खा लेते हैं? बस बहुत हो गया। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जब देखो तब इस छत से चूना झड़ता रहता है, और आज तो पूरा का पूरा प्लास्टर ही नीचे गिर पड़ा है। कल को जब हमारे सर पर छत गिर पड़ेगी ना, तब भी आप लोग नहीं सुधरेंगे। मेहमान हो या रिश्तेदार, सबके सामने हमें मजाक बनना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मोहल्ले में कूड़ा लेने के लिए आने वाला भी हमारे कमरे को देखकर मुंह दबाकर हंसता है। ठीक है, अब रहिए आराम से इस गिरते चूने के साथ। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकने वाली। गुस्से में पांव पटकती कुसुम अपने कमरे में जाती है और सामान पैक करने लगती है। अरे बेटा, इतना नाराज होने जैसी क्या बात है? तुझे दोबारा खाना नहीं बनाना तो मत बना, मैं बना देती हूँ ना। लेकिन इसमें घर छोड़ने जैसी क्या बात हो गई? मम्मी जी, आपको बस यही समझ में आया है कि मैं दोबारा खाना न बनाना पड़े, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। मुझे अब किसी से कोई बात ही नहीं करनी। गलती मेरी ही है जो मैंने दीपक की बातों में आकर शादी के लिए हाँ कर दी। कुसुम अपना बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ ऐसे अचानक? तू यहाँ दामाद जी नहीं आए तेरे साथ? कोई नहीं आया मेरे साथ, क्योंकि मैं वो घर छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। और कुछ पूछना है आपको, या अब मैं चैन से सांस लूं? हैं? क्या बकवास कर रही है? ऐसा क्या हो गया जो तू घर छोड़कर यहाँ चली आई? पापा ठीक कहते थे माँ, जिस झड़ते चूने को मैंने छोटी सी बात समझकर टाल दिया था, आज वो मेरे गले की हड्डी बन गया है। अरे परेशान हो गई हूँ मैं। कभी नहा धोकर आकर बैठो तो सर पर चूना गिर पड़ता है और मुझे फिर से बाल धोने पड़ते हैं। तो कभी मेहमानों की चाय में ऊपर से प्लास्टर के टुकड़े गिर पड़ते हैं। मेहमानों के ऊपर चूना ना गिरने लगे, इस डर से मुझे सबको अपने बेडरूम में ले जाकर बिठाना पड़ता है। आज तो सबके लिए परोसे हुए खाने में ऊपर से प्लास्टर टूटकर गिर गया। बस बहुत हो गया। अब या तो दीपक हॉल की हालत ठीक कराए या मुझे भूल जाए। अरे बेटा, ससुराल के चूने के लिए शादी तोड़कर कोई आता है क्या? चल तू आराम से चाय पी ले और दिमाग ठंडा कर ले। उसके बाद तेरे पापा तुझे वापस छोड़कर आ जाएंगे। अरे मम्मी, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर वो लोग उस हॉल की मरम्मत नहीं कराएंगे तो मैं भी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। कुछ देर में दीपक तक ये खबर पहुंच जाती है कि कुसुम घर छोड़कर अपने मायके चली गई है, और वो उसे समझाने के लिए मायके जाता है। अरे यार कुसुम, ये क्या बात हुई? मैंने वादा किया था ना कि मैं हॉल ठीक करा दूंगा, फिर तुम्हें घर छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? आप तो बस रहनी तो दीपक, आपकी बातों पर ही भरोसा करके मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया, और अब तो शादी को 3 महीने हो गए हैं। आप रोज आज कल परसों कहकर बात को टालते रहते हो, और रिपेयरिंग का काम शुरू भी नहीं करा रहे हो। अरे मैं 24 घंटे बेडरूम में नहीं बैठ सकती यार। मेरा मन करता है थोड़ी देर हॉल में बैठकर टीवी देखूं, थोड़ा मूड चेंज करूं, लेकिन हमें तो काले पानी की सजा हुई है ना। हम तो कमरे से बाहर निकल ही नहीं सकते, और अगर गलती से निकल जाओ तो यही डर लगा रहता है कि जाने कब और कहां से सर पर चूना और सीमेंट टपक पड़े। लगता है अब की बार कुसुम ऐसे मानने वाली नहीं है। अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अगर किसी को पता चल गया कि इस झड़ते चूने के कारण मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। अब चाहे माँ नाराज हो या घर सर पर उठाया, मैं हॉल रिपेयर करा कर ही रहूंगा। माँ, मेरी मिस्त्री से बात हो गई है, वुडन वर्क और फॉल सीलिंग मिलाकर 1 लाख में बात तय हो गई है। 10 दिन में सब काम हो जाएगा। और हाँ प्लीज, अब भगवान के लिए पैसों का रोना शुरू मत कर देना। जितना भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा, बस अब ये काम हो जाने दो। कुसुम का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र एकदम सही निशाने पर लगा था। हॉल की रिपेयरिंग अगले दिन से ही शुरू हो जाती है, और 10 दिनों के अंदर चूना ससुराल से बाहर हो गया था और बहुरानी अंदर।